टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले आओ इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इन्फ्लेशन क्या होता है? रिफर्स टू द राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि प्राइस में इंक्रीज हो गया है ना। कहाँ की? इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज में। आप कोई भी एक सामान खरीदते हो जो पहले 10 रुपये का खरीदते थे, अब 12 का खरीदते हो, तो उसमें जनरल प्राइस लेवल उसका इंक्रीज हो गया। तो उस प्राइस जो उसका 10 से 12 हुआ है उसी को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है ना। इन्फ्लेशन के टाइप्स आप देख लो एक बार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट वाइज पहला आता है इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म है, मतलब सबसे हल्की फॉर्म है इन्फ्लेशन की। और इसमें वेरीज करता है इन्फ्लेशन 2 से 3%। ठीक है ना। और इसको माना जाता है कंसीडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के लिए इसको अच्छा माना जाता है। पर अब उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो आएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज होती है वो 3 से लेकर 10% तक पहुंच जाती है। और अगर जब वॉकिंग इन्फ्लेशन आ जाती है तो इसको एक तरीके से वार्निंग माना जाता है कि ये और आगे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने की तरफ इशारा कर रही होती है। ठीक है ना। वॉकिंग इन्फ्लेशन के बाद आपका जो नया अगला अगर परसेंट बढ़ा तो उसके बाद आता है गैलपिंग इन्फ्लेशन। इसमें जो इन्फ्लेशन की दर होती है 10 से 50% हो जाती है। मतलब महंगाई जो 100 रुपये की चीज़ थी अब आपको 150 की मिलने लग जाएगी। ठीक है ना। तो ये और होगा। और जब 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन की दर बढ़ जाती है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसमें 4 हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। तो सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है इसकी? क्रीपिंग 2 से 3%, फिर वॉकिंग 3 से 10%, गैलोपिंग 10 से 50% और हाइपर इन्फ्लेशन जो 50 से ज़्यादा परसेंट होता है। ठीक है। और जो एक और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होती है जिसे हम कॉज वाइज पढ़ते हैं, उसमें आता है एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या आएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है विच इज़ कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन ड्यू टू। मतलब अगर आप मान लो हमारी मार्केट में सिर्फ 10 ही आलू है, ठीक है ना, और लेने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर आलू 10 ही हैं तो जो उसको बेचने वाला है, पहले अगर वो 10 रुपये किलो बेचता था, उसे लगा कि देखो डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू वो 50 रुपये कर देगा। ठीक है ना। तो जो 10 से 50 उसकी वैल्यू होगी डिमांड की बढ़ने की वजह से, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे कि वो डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ गई है। ठीक है ना। तो ये क्यों होती है? तो इसकी कुछ वजह हैं, जिनमें से एक है इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है, तो आप ज़्यादा खर्च करना, मान लो कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, ज़्यादा लोन बांटने शुरू कर दिए, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो लोगों के पास आलू खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे। तो पहले जिसके पास 10 रुपये थे आलू खरीदने के लिए, आज उसके पास 20 रुपये हैं, तो वो अगर उसको आलू चाहिए ही होगा तो आज 20 रुपये भी दे सकता है। ठीक है ना। तो फिर अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आगे खर्च करने के लिए, तो आप सस्ती चीज़ भी महंगे में ज़्यादा रेट में खरीदोगे। ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये है लोअर रेट ऑफ सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। मान लो कि जैसे आप बचत करते हो 100 में से 20 रुपये की, अब आपने 10 रुपये की ज़्यादा कम बचत करनी शुरू कर दी, तो आपके पास 10 रुपये ज़्यादा हो गए खर्च करने के लिए। तो ऐसे करते करते अगर पूरी इकोनॉमी में 10-10 रुपये सबने के पास ज़्यादा हो गए खर्च करने के लिए, तो फिर आप ज़्यादा पैसों में आलू खरीदोगे। ठीक है ना। तो उससे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। या फिर रिडक्शन इन टैक्सेस। पहले आप मान लो 10 रुपये में 5 रुपये टैक्स देते थे, जैसे अभी GST का टैक्स कम हुआ है, तो पहले आप ज़्यादा टैक्स देते थे, अब आप कम टैक्स दोगे। तो अब आप क्या करोगे? पहले आपको लग रहा था बाइक महंगी है, आप नहीं खरीद पा रहे थे, अब उस पर टैक्स कम हो गया, तो अब आपको लग रहा है कि टैक्स कम हो गया तो आप बाइक की सस्ती हो गई, तो आप बाइक और कार और जो मन करेगा वो खरीद सकते हो। तो अगर बाइकें लिमिटेड हुई, जैसे 100 बाइक पहले थी, 100 ही बाइक अब है, नया मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, और आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो फिर आप उसको ज़्यादा पैसों में खरीदना शुरू कर दोगे। जो 1 लाख की बाइक आप बोलोगे मैं इसके 1,10,000 देने के लिए तैयार हूँ, तो उससे क्या होगा कि उसकी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अगर इन सब से क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इंडिया कम हो जाती, बढ़ जाती है। या ये जो 3 चीज़ होंगी, इससे क्या होगा, पैसे, डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने वाले पैसे हैं वो जो एक घर है उसमें ज़्यादा बचने लग जाएंगे। ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो आप सप्लाई साइड इंक्रीज कर दोगे। मतलब आप आलू की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो आप आलू की सप्लाई बढ़ा दोगे, तो फिर से और रेट कम आ जाएंगे, तो ठीक हो जाएगा।
दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन जनरल प्राइसेस ड्यूरिंग द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मान लो आपकी चीज़ पहले मैगी जैसे 10 रुपये की बनती थी, ठीक है, अब वो 15 की आती है। क्यों? क्योंकि जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लैंड हो गया या लेबर हो गया, है ना, रॉ मटेरियल हो गया, जो भी उसमें यूज़ होता है, उसके पैसे बढ़ गए तो भाई मैगी के भी पैसे बढ़ गए, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल है वेजेस राइजेज, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो राइजेज। तो जब अगर कॉस्ट बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की तो भाई उसके ऑब्वियसली भाई उसको फिर प्रॉफिट के साथ जोड़ के ज़्यादा पैसों में बेचना पड़ेगा, तभी जाकर प्रॉफिट होगा। तो इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। अब आप देखो दूसरा पॉइंट, मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को मेजर करने के क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है WPI, दूसरा होता है CPI, तीसरा होता है GDP डिफ्लेटर। WPI का क्या मतलब होता है? WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? तो ये मेजर करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब ये एक तरीके का इंडेक्स है। होलसेल से आप समझ रहे होंगे जो होलसेलर होते हैं, तो ये वाला जो इंडेक्स है ये मेजर करता है चेंज इन द होलसेल प्राइजेस। होलसेल के प्राइजेस को मेजर करता है ये मंथली बेसिस में। हर महीने की जो होलसेल में प्राइस है वो कितना ऊपर कितना नीचे हुए हैं, ठीक है ना। पहला इंट्रोड्यूस हुआ था 1942 में, और इसको मेजर कौन करता है या कौन बनाता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPPO है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ठीक है ना। इसमें टोटल कमोडिटीज़ हैं 697 कमोडिटीज़ हैं। पर इसमें एक चीज़ याद करने की ये है कि इसके अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विसेज हम इंक्लूड नहीं करते। सर्विस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दो चीज़ होती है ना, तो इसमें गुड्स तो हम इंक्लूड करते हैं पर सर्विसेज नहीं करते, ठीक है, ये याद रखना। और जो हम कंपैरिजन करते हैं कि होलसेल में कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो उसका बेस ईयर है 2022 से 2023 प्रेजेंट है, और जो पहले होता था वो 2011 से 2012 होता था, ठीक है। दूसरा है इस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आप समझ रहे होगे ये एक तरीके का इंडेक्स है जो कंज्यूमर के पास जो रिटेल प्राइस है ना उनकी फ्लक्चुएशन को देखता है। चेंज इन द रिटेल प्राइस मेजर्ड इन मंथली बेसिस में, और इसमें बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में खाली सर्विसेज आ रही थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है, ठीक है ना। और ज़्यादातर इसमें जो कंज्यूमर लेते हैं ना वो एक तरीके के सेम कंज्यूमर लेने की कोशिश करते हैं कि एक तरीके के सेम हम कंज्यूमर ले। जैसे कि मेरे जैसे जो सामान खरीदने वाले हैं वो उस तरीके की इकट्ठा करके उन कंज्यूमर को को इकट्ठा करके उनकी जो खरीदने की जो तरीका है उसको देख के इंडेक्स बनाया जाता है। अलग अलग तरीके के CPI होते हैं। तो इसमें पहला CPI आप देखो, CPI ऑन इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा है CPI ऑन एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर, ठीक है। इसमें ये आप समझ ही रहोगे, इंडस्ट्रियल वाले में इंडस्ट्रियल वालों का डेटा लेता होगा, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर वालों का लेता होगा, रूरल वालों में रूरल वाले का लेता होगा। और इसको जो बनाता कौन है? इसको बनाता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। और एक दूसरा इसमें CPI है जिसमें रूरल प्लस अर्बन और एक कंबाइन, ये तीन होते हैं। इसको NSO बनाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। NSO कौन है? तो जो ये तीन है ये याद रखना, CPI रूरल, इसमें रूरल लेबरर है, ये खाली रूरल है, रूरल अर्बन कंबाइन NSO। CPI कंबाइन में होते हैं 448 आइटम रूरल में, 460 आइटम अर्बन में। और इसका बेस ईयर कितना है? वही 2022 से 2023 प्रेजेंट का, 2011 से 2012 पहले वाला था, ठीक है ना। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो महंगाई को थोड़ा चेक में रखती है, तो वो क्या यूज़ करती है महंगाई को देखने के लिए? CPI कंबाइन यूज़ करती है जो NSO बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये बुक में से कट आउट निकाल के लिख रखा है, यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग तरीके से कंपैरिजन दे रखा है, आप देख लेना। ये पुराना वाला है, इसमें जो ये दे रखा है ना बेस ईयर, नया वाला आप अपडेट कर लेना। और ये दे रखा है कि सर्विसेज इंक्लूड करता है तो नहीं करता, ये आप एक बार देख लेना। इसके जो दोनों के डिफरेंस हैं बस मोटा माटी कभी कभी स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, हाँ तीसरा था GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर कुछ नहीं है, ये एक तरीके का रेशियो है। GDP डिफ्लेटर का रेशियो क्या है? GDP एट करंट प्राइजेस अपॉन GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस। GDP डिफ्लेटर का आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि अगर GDP डिफ्लेटर का रेशियो 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और प्राइस अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब उसका है कि प्राइस में
इंक्रीमेंट हुआ है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 1 से ज़्यादा आ रहा है, और इसको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से भी अच्छा एक मानक माना जाता है इन्फ्लेशन को चेक करने का। एक और पॉइंट इसके साथ आता है, एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बस इसके बारे में आप थोड़ा सा ही देख लो कि ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से आप समझ ही पाओगे कि ये इंडेक्स है और प्राइस चेंजेस को किसके पर्सपेक्टिव से देखता है, प्रोड्यूसर के, जो सामान बना रहा होता है, ठीक है ना। ये है कि मेजर एवरेज प्राइस चेंजेस इन द प्राइस दैट आर दैट प्रोड्यूसर रिसीव्स फॉर हिज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई भी एक प्रोड्यूसर है जो अपनी एक गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, तो उसको जो प्रोड्यूसर है उसको कितने रुपए में वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना, वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में आता है। उसके बाद 2 तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। पहला इसमें से है एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ये कंज्यूमर एक्सपीरियंस को देखते हुए बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें आप बस ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, वॉलेटाइल, 2 तरीके के आइटम होते हैं इसमें, वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब वो है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है प्राइजेज में। तो वो कौन से होते हैं, जैसे एनर्जी, जैसे पेट्रोल, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब वॉलेटाइल में आते हैं। तो हेडलाइन में आप याद रखना कि वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल दोनों आइटम होते हैं। और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में बस आपको ये याद रखना है कि इसमें वॉलेटाइल नहीं होता, एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल, ठीक है ना। बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल दोनों होते हैं। वॉलेटाइल मैंने बता दिया कौन से होते हैं, और वॉलेटाइल में जो नहीं आएंगे वो सारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं। कोर इन्फ्लेशन में खाली नॉन वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल नहीं होते। अब आप ये देखो नया जिसमें पूछते हैं कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, तो महंगाई क्यों होती है। तो इसमें 2 फैक्टर हैं, एक तो डिमांड साइड की वजह से और एक सप्लाई साइड की वजह से। भाई डिमांड साइड की वजह से मतलब कि राइज इन द नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो वाले एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट में काम नहीं होते। जैसे कि मान लो आपने सब्सिडी बढ़ा दी तो लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। सैलरी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ की, जैसे 8th पे कमीशन लग गया तो उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बढ़ा दी तो फिर महंगाई बढ़ सकती है। इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये होता है, मान लो कि गवर्नमेंट ने कर दिए 100 रुपये खर्च और उनके पास हैं 40 ही, तो उनको 60 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। तो उधार वो कहाँ से लेंगे, या तो पब्लिक से लेंगे या तो बैंक से लेंगे। पब्लिक से लेंगे तो वो क्या जारी करते हैं, पब्लिक से लेके पब्लिक से कैसे उधार लेंगे कि वो आरबीआई से बोल लेंगे कि भाई आप नोट छाप के दो, तो आरबीआई नोट छापेगा, गवर्नमेंट उस पर खर्च करेगी, तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ से महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई साइड के देखो, मान लो जैसे अभी पंजाब में फ्लड आ गए, तो अब आपको क्या लग रहा है, जो राइस है और जो वीट है उसकी डिमांड और उसके वो महंगा होगा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली महंगा होगा, क्योंकि वहाँ पे फसल ख़राब होगी, है ना, मॉनसून की वजह से या फिर जैसे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से दिक्कत हो गई, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई असेंशियल आइटम है, जैसे कोई अनियन है, अनियन की अगर होर्डिंग करने लग जाए, होर्डिंग मतलब जो वो होता है कि कोल्ड स्टोरेज में मार्केट में नहीं डालते और अपने पास ही इकट्ठा करके रख लेते हैं कि भाई जब महंगा होगा तब बेचेंगे, तो उसे होर्डिंग बोलते हैं, है ना, काला बाजारी होती है। या फिर हायर एमएसपी हो गया, मतलब आप मान लो कि राइस या वीट की एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है, मान लो आप 8,000 कर दी, तो भाई उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे लोगों को, ठीक है ना। उसके पैसे अगर सरकार ही 8,000 में देगी, तो मतलब मिनिमम पैसे तो सरकार इतने में दे रही है, तो लोगों को तो उससे ज़्यादा में खरीदना पड़ेगा, नहीं तो लोग अपने इसको सरकार को बेचना शुरू कर देंगे, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये आप देख लेना, इसमें इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन दे रखा है, मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ कि इफेक्ट का जो उधार लेने वाला होता है और उधार देने वाले पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो अगर महंगाई हुई तो उसमें जो उधार लेने वाला होता है उसको तो फ़ायदा होता है और उधार देने वाले को नुकसान होता है। कैसे, मान लो आपने
इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, मोटा माटी मान लो, मतलब 100 रुपये जो आज 100 रुपये हैं अगले साल वो 106 रुपये हो जाएंगे, मतलब ठीक है। और आपने दिया 5% पे पैसे उधार, तो आपको 100 के 105 मिलेंगे। पर महंगाई तो जो चीज़ वो थी वो तो 106 की हो गई, तो 1% का आपको नुकसान हो गया, पर लेने वाले को फ़ायदा हो गया कि उसको 5 ही देने पड़ेंगे। तो ये आप देख लेना, ये इसमें ऐसे ही दे रखा है कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, सेविंग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिजिकल डेफिसिट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको मोटा माटी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड होल्डर्स है, जिसके पास बॉन्ड है उसको क्या फ़ायदा होगा, तो उसको नुकसान नहीं हो जाएगा। मान लो उसके बॉन्ड की यील्ड हर साल 5% है ना, महंगाई बढ़ रही है 6% के हिसाब से, तो उसने बैंक में जमा कर दिया। जैसे एफडी मान लो, एफडी है 6% की, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 8% की वजह से, परसेंटेज की दर से, तो जो 100 की चीज़ थी वो तो 108 की हुई, पर जो 100 रुपये आपने बैंक में जमा कर रखे थे वो तो खुल 106 रुपये हुए, तो 2 रुपये का तो आपको नुकसान हो गया। तो ऐसे इन्फ्लेशन का नुकसान होता है। तो ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, या अगर आप देखना चाहो तो आप देख लेना, इसमें अलग अलग दे रखा है आपको, मतलब इन्फ्लेशन का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद एक इसमें टॉपिक आता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व अगर आपसे कोई पूछे तो ये 1958 में दिया था A.W. फिलिप ने, है ना। और ये क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है कि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में। इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी, कि इसमें ये लिखा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो जॉब कम होगी, हायर एम्प्लॉयमेंट रहेगी तो जॉब कम रहेगी, जॉब कम रहेगी तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे, इन्फ्लेशन कम रहेगा तो पैसे भी कम रहेंगे, अगर कोई खरीदने वाले नहीं होगा तो पैसे कम करने पड़ेंगे। तो अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई तो प्राइजेस कम होंगे। इसका फिलिप का मोटा माटी ये बोलता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो जॉब कम होगी, जॉब कम होगी तो पैसे कम होंगे, तो वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो पैसे कम होंगे, क्योंकि भाई अगर डिमांड कम है तो कम पैसों में बेचनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कम पैसों में बेचनी पड़ेगी तो फिर उसके और बेचने के लिए उनके प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो प्राइसेस घटेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को चेक कैसे करते हैं, ये लिखा है मेजर टू चेक इन्फ्लेशन, महंगाई को मतलब कैसे ठीक करते हैं। तो महंगाई को कभी भी ज़ीरो नहीं करना होता, क्या समझे, कि अगर ऐसा नहीं है कि महंगाई जैसे 6% है तो आप उसको ज़ीरो ही कर दो, नहीं, महंगाई को एक आइडियल रेट पे रखना ज़रूरी है। मतलब एक आइडियल रेट से तो महंगाई होनी ही चाहिए। वो आइडियल रेट क्या है, 3 से 4%, मतलब 3 से 4% के दर से तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वरना तो जीडीपी स्टैग्नेंट हो जाएगी। जैसा अभी इंडिया है 6-7% के हिसाब से बढ़ती है, तो ये ठीक है, नॉर्मल है। वरना अगर ये मान लो 2-3% से बढ़ने लग जाए तो ये फिर दिखाता है कि मंदी आने वाली है। तो अगर मान लो इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा बढ़ गई तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसको ठीक करने के कुछ तरीके होते हैं जिसको बोलते हैं फिस्कल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो फिस्कल मेजर्स कौन लेते हैं, फिस्कल मेजर्स लेते हैं गवर्नमेंट, सरकार। कैसे कैसे लेगी, 2 तरीके से लेगी, या तो अपना खर्चा या खर्चे में से ठीक करेगी, या फिर अपने रेवेन्यू में से ठीक करेगी, या तो जो पैसा आ रहा है उससे ठीक करेगी, या फिर जो आमदनी है उससे ठीक करेगी, जो खर्चा है उससे ठीक करेगी। तो मान लो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या करेगा, प्राइवेट स्पेंडिंग कम कर देगी, मतलब मार्केट में पैसा डालना कम कर देगी। मार्केट में पैसा डालना कम कर देगी तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन से फिर पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है ना, महंगाई कम हो जाएगी। नॉन डेवलपमेंट मैंने बताया ही था, जो सैलरी वगैरह कम कर दे, है ना, सैलरी कम कर देंगे तो क्या हुआ, पैसे कम आ जाएंगे, फिर डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि फिर महंगाई कम हो जाएगी। जो चीज़ को 100 रुपये लेने के लिए इंसान तैयार था, सैलरी कम हो गई, अब उसके बाद 80 बचे तो इसके 80 देगा, तो प्राइस कम हो ही जाएंगे। डेफिसिट फाइनिंग बताई थी मैंने, आरबीआई से, है ना, कम पैसे लेना को शुरू कर दे, या जो अपना घाटा है उसे कम करना शुरू कर दे। अगर 100 रुपये की उसकी 40 रुपये की आमदनी है तो सिर्फ 60 रुपये का ही घाटा करे, है ना, वैसे होता है। दूसरा कौन सा होता है, मॉनेटरी। मॉनेटरी में क्या करता है,
आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है इन्फ्लेशन कम करने के लिए चीज़ें। कैसे कम करता है? दो तरीके के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है, आप मनी को ही कंट्रोल कर लो। कैसे? आप गवर्नमेंट से, अगर जैसे आपको महंगाई कम करनी है तो आप मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बांट दो। तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, है ना, पैसा इनको देंगे, पैसा फिर लोगों के पास कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास फिर खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे। वही 100 की चीज़ वही है। और इंक्रीज CRR, इंक्रीज SLR, तो ये दो तरीके के रेशियो होते हैं जो बैंक को रखने होते हैं अपने पास मिनिमम पैसे कि जो अगर मान लो कि आपने 100 रुपये जमा करें तो मान लो SLR है 5%, तो उसको 5 रुपये बैंक के अंदर रखने ही रखने पड़ेंगे 100 में से, और 95 ही वो लोन में या किसी और चीज़ में दे सकता है। तो अगर मैंने ये CRR बढ़ा दिया, इसको 20% कर दिया, तो मान लो उसको 80 रुपये ही वो लोन दे सकता है। तो लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे खर्च करने के लिए, तो फिर भी इन्फ्लेशन ठीक हो सकती है। ऐसे ही SLR में, सेम रेपो रेट में, सेम रिवर्स रेपो रेट में। तो याद रखना कि अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो रेट बढ़ा दो। उल्टा होता है, कोई भी रेट होगा जो भी अगर दे रखा होगा कि ये पूछ लेगा कि आरबीआई क्या करेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसको कम करना है। कम कैसे होगा? रेट बढ़ा देंगे, और अगर पैसे ज़्यादा देने हैं पब्लिक के हाथ में तो CRR कम कर देंगे। ठीक है ना। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब जो आरबीआई है ये हर बैंक को ये तय करता है कि आपको इतना लोन एग्रीकल्चर में देना है, इतना मैन्युफैक्चरिंग में देना है, इतना रियल एस्टेट में देना है। तो वो क्या करता है, जैसे किसी भी सेक्टर में इन्फ्लेशन आया तो वो बैंक से ये बोल देगा कि इस वाले सेक्टर में आप कम पैसे आप लोन पे चलाओ और इन दूसरे सेक्टर में लोन पे ज़्यादा पैसे चलाओ। ठीक है ना। तो फिर वो क्या होगा, वहाँ पे वो लोन कम बैंक देना शुरू कर देगा, दूसरे सेक्टर में ज़्यादा देना शुरू कर देगा, तो आपका वही इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। और मोरल परसुएशन का क्या मतलब है कि वो बैंक से सीधा सीधा ही बोल दे कि भाई आप इसको लोन मत दो। तो जैसे अगर आरबीआई किसी को बैंक को बोलेगा कि भाई आप इस सेक्टर में पैसे लेंडिंग कम करो, वो बोलेंगे क्यों, कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। तो भाई ये बात तो आरबीआई की थोड़ी ना टाल सकता है बैंक। तो बैंक इसमें मोरल परसुएशन भी कभी कभी लगाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मोटा माटी होता है कि अगर आप काला बाजारी बंद कर दो, है ना, अगर देश में महंगाई है तो आप एक्सपोर्ट पे बैन लगा दो। एक्सपोर्ट पे बैन लगेगा तो सारा चीज़ वो इंडिया में ही बेचेंगे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो पैसे अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर मैंने बताया था अगर डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन है, जो ऊपर बताया था डिमांड पुल के लिए, तो डिमांड ज़्यादा है तो आप सप्लाई बढ़ा दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें लास्ट है इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बस ये और देखने हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन रिफर्स टू अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। डिफ्लेशन है इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है, डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन अ जनरल प्राइस लेवल। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर पैसे नेगेटिवली बढ़ रहे हैं तो वो डिफ्लेशन हो जाएगा, और पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। दूसरा आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये है कि रेट तो चेंज हो रहा है पर वो अभी तक नेगेटिव नहीं गया, मतलब 5 से 4 हुआ है, 5 से 3 हुआ है, 2 हुआ है, ऐसा नहीं है 0 से नीचे -1 -2 पे नहीं गया है अभी, तो तब तक वो 0 से नीचे नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। ठीक है। उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिरता। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो तो स्टैग्नेंट हो जाती है, पर महंगाई हो रही होती है इकोनॉमी में। ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है? इसमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ते रहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और ये इकोनॉमी के लिए बुरा है, ये आप मान के चलना। स्टैगफ्लेशन में याद रखना स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन दोनों होता है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो स्टैग्नेंट होगी, पर प्राइस लेवल इंक्रीज करता रहेगा किसी भी उसका चीज़ का। री इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? री इन्फ्लेशन का मतलब है कि व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स
आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन। मान लो आपको बता देता हूँ कि ऐसे है, पहले ये लाइन है, तो पहले ऐसे इन्फ्लेशन था, फिर डिफ्लेशन हुआ, फिर दोबारा से ऊपर चला गया। तो यहाँ से यहाँ जो ये ऊपर आ गया इसको री इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि पहले नेगेटिव में गया था फिर ऊपर चढ़ गया, तो री इन्फ्लेशन। लास्ट आता है इसका स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन में आपको क्या होगा, व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटीज एंड डिफ्लेशन इन अदर। मतलब आप मान के चलो कि कुछ कमोडिटीज़ में तो इन्फ्लेशन है, कुछ कमोडिटीज़ में डिफ्लेशन है। और ये आप कैसे देखोगे यहाँ पे, कि जैसे ये देखो आप, ये ऐसे डिफ्लेशन हो रहा है, फिर यहाँ से री इन्फ्लेशन हुआ, यहाँ से फिर से इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया, फिर से डिसइन्फ्लेशन हो गया, और यहाँ फिर से डिफ्लेशन हो गया। ये ऊपर वाले का जो ये था री इन्फ्लेशन, इसको ये चार्ट में दिखा रखा है। जैसे अगर ये लाइन है, ये टाइम की लाइन है, तो नेगेटिव में जा रहा है तो डिफ्लेशन हो गया, यहाँ से बढ़ने लग गया तो री इन्फ्लेशन हो गया, ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन हो गया, फिर यहाँ से मतलब अभी माइनस नहीं हुआ, और जैसे ये जीरो है तो यहाँ से जा रहा है तो डिसइन्फ्लेशन हुआ, और नीचे अगर नेगेटिव में चला गया तो डी इन्फ्लेशन हो गया, है ना। तो इसमें बस ये था इन्फ्लेशन में तो मोटा माटी पढ़ाने के लिए। अब आप एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, और अभी आप कुछ पूछना है तो आप मेरे को बता दो इसमें।